हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ जो एसएसबी लेके आई है, जो 2 तारीख मतलब 2/9/2023 से भरा जा रहा है और जिसका लास्ट डेट 1/10/2023 है। दोस्तों, मैं बहुत पहले ये इस पर वीडियो बनाना चाह रहा था पर टाइम नहीं मिला। तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताऊँगा। जैसे दोस्तों, ये वैकेंसी है एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन की। जो वैकेंसी नंबर है 420 RC/SSB असिस्टेंट कमांडेंट मतलब एसी कम्युनिकेशन 2023। दोस्तों, वैसे तो असिस्टेंट कमांडेंट जो डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती है वो यूपीएससी निकालती है, लेकिन जो जीडी की भर्ती होती है वो यूपीएससी निकालती है। लेकिन जो टेक्निकल या अदर वैकेंसीज होती है वेटनरी का, ये डायरेक्ट जो फोर्सेज होती है वो निकालती है। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं कि इनकी सैलरी अलग होती है, इनकी प्रमोशन कुछ अलग नहीं होता। इनका भी सेम वही प्रोसेस होता है, सेम सब कुछ वही होता है। बस ये अलग यूनिक वैकेंसीज होती हैं जो स्पेशल अपॉइंटमेंट किया जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो पोस्ट होता है किसी भी फोर्स में, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स या सीएपीएफ बोल दो, उसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट भर्ती के थ्रू जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है वो यही होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। या वो जीडी की हो या स्पेशल कैडर नॉन जीडी या बोल सकते हैं, या टेक्निकल वेटनरी डॉक्टर जो भी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये डायरेक्ट एंट्री मतलब असिस्टेंट कमांड जो डायरेक्ट जीडी से वो यूपीएससी कराती, वो भी सबसे हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्ट एंट्री के थ्रू होता है, लेकिन जीडी में। ठीक है, और ये जो है ये भी वही पोस्ट है, वही रैंक है, बस ये कम्युनिकेशन की है डायरेक्ट एंट्री। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी पैरामिलिट्री या आप सीएपीएफ बोल सकते हैं, इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट होती है जो डायरेक्ट एंट्री के थ्रू भरी जाती है वो होती है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। तो देखो, ये ग्रुप ए में आते हैं जो एक गजेटेड ऑफिसर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको बता, इसका लास्ट डेट 1/10/23 है। जो भर सकता है, एलिजिबल है, वो ज़रूर भरे, क्योंकि इस डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडर में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। आप भर दीजिए, सीट कम है लेकिन पूरी ईमानदारी से लग जाइए पढ़ाई में और इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। बहुत ही अच्छी, आप जो भी आप एसआई कम्युनिकेशन की दिए हैं उससे आप जाएंगे तो कम से कम आपको असिस्टेंट कमांडर तक बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं आराम से। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आप डायरेक्ट आप कितने 10 साल बूस्टअप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप इससे हाईएस्ट रैंक पे जा सकते हैं जहाँ तक इसका परमिसिबल है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज़रूर पढ़ें, ज़रूर भरें दोस्तों, इसको ज़रूर भरें। तो दोस्तों, मैं पहले की तरह इसको 4-5 भागों में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा सैलरी, फिर इसके प्रमोशन के बारे में, फिर इसके वर्क के बारे में, और इसका जो रूटीन काम होता है, रूटीन वर्क, उसके बारे में, और इसमें क्या क्या है वेलफेयर, और फिर सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी सैलरी की बात करें तो ये ग्रुप ए और लेवल 10 में आता है। दोस्तों, आपकी इस रैंक में शुरुआती सैलरी 56,100 से लगभग 1,77,500 पर मंथ के बीच में होने वाली जो ये बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी क्या है कि बेसिक सैलरी वो होती है जो 1-2 साल हर घटती रहती है, मतलब घटती नहीं, बढ़ती रहती है। तब 1-2 साल में आपका 59,000 हो जाएगा। ठीक है, 67 ऐसे बढ़ता रहता है। तो जो बेसिक सैलरी इस गैप में रहती है, इस रैंक में, इस जो असिस्टेंट कमांडेंट है इस रैंक में आपका बेसिक पे इसके बीच में रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ता रहता है, फिर अपने आप दूसरे रैंक में चले जाओगे तो उसका बेसिक पे चेंज होता रहता है। तो ये है इसका। और दोस्तों, आपकी जो सैलरी है ना, ये आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। आप कहाँ पे पोस्टेड हो वहाँ पे आपकी ये पोस्टिंग डिपेंड करता है वहाँ, क्योंकि हर जगह के अलाउंसेस अलग होती है। अगर आप सिटीज़ में हैं तो हर सिटीज़ के अलाउंसेस अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये आपके प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं, आपका जैसे इसका बेसिक पे 56,000 शुरुआती में 56,100 है, लेकिन आपको ट्रेनिंग करते करते ये आपका ट्रेनिंग होते होते ये 59,000 हो जाएगा, 59,000 हो जाएगा। ठीक है, 67,000 ऐसे मतलब बढ़ जाता है। तो उस समय जो आपका सैलरी होता है उसका बेसिक परसेंट, उसका बेसिक का जो DA HRA ऐसा मिलता है उस बेसिक पे पर मिलता है। लेकिन अभी मैं आपकी जो मिनिमम सैलरी आपको मिलेगी, मैं कोई हाई क्लास सिटीज़ नहीं दिखा रहा हूँ, ना ही आपको हार्ड अलाउंसेस दिला रहा हूँ, कुछ भी नहीं। उसका मैं सबसे नॉर्मल पोस्टिंग
जो होती है सबसे ईजी पोस्टिंग जहाँ पर है, मान लो आपको सबसे, वहाँ की सैलरी आपको बताऊंगा, सबसे मिनिमम सैलरी। तो अगर मैं मान लूँ आप बेसिक अभी भर्ती हो गए, तो आपका बेसिक पे मान लेता हूँ मैं 56,100 रुपये हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पर आपको मिलेगा डीए। डीए क्या होता है, बेसिक का 42% होता है। तो आपका 56,100 का जो 42% है 23,562 रुपये बनेगा। दोस्तों बेसिक डीए क्या है, जनवरी और जुलाई में हमेशा बढ़ता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बढ़ता रहेगा। और दोस्तों इसके बाद आपकी आ जाती है एचआरए। एचआरए जो है आपके बेसिक का, एचआरओ को 3 पार्ट में बांटे हैं जो तो ये सिटीज़ पे डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में है। तो गवर्नमेंट ने 3 सिटी बांट रखी है, XYZ। तो उस पर डिपेंड करता है। जो एक्स है सबसे हाई सिटी, मेट्रो सिटीज़ होते हैं, फिर वाई जो है उससे लो सिटी, फिर जेड नॉर्मल सिटी, 3 ग्रुप में बांटा है। तो जो एक्स सिटी होता है उसका जो बेसिक का 27% उसमें मिलता है, और जो वाई है उसमें बेसिक का 18% मिलता है। इसी प्रकार जो जेड सबसे लो क्लास का जो सिटीज़ है उसमें बेसिक का 9% मिलता है। तो जो आपका बेसिक 56,100 रुपये हैं उसका मैं सबसे मिनिमम ले रहा हूँ बेसिक, तो ये 9%। तो जेड क्लास में मान रहा हूँ आपको, तो आप जेड क्लास में है तो उसका 9% आपका 5,049 रुपये होंगे। दोस्तों इसके बाद आपको जो मिलता है वो आपको टीए मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है। तो दोस्तों आप जिस ग्रुप में है, 10 ग्रुप में है, 10th ग्रुप में है, तो 10th ग्रुप का जो टीए मिलता है, मतलब 9 लेवल 9 एंड एबव जो है वो मिलता है 7200 रुपये प्लस डीए, ठीक है। ये इसमें भी गवर्नमेंट ने सिटीज़ बांट रखी है, ग्रुप 1 सिटी मतलब स्पेशल सिटी है, ग्रुप 2 एक अलग सिटी है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप 7200 रुपये जो स्पेशल ग्रुप 1 सिटी में है तो 7200 रुपये मिलते हैं, और ग्रुप 2 जो है तो आप उसमें 3600 रुपये मिलते हैं। तो मैं आपको ग्रुप 2 में रखूँ, क्योंकि मैं पहले बताया मैं मिनिमम सिटी में रखूँगा एकदम, कोई वो नहीं कि आप दिल्ली में पोस्टेड हो, कहीं और लखनऊ में पोस्टेड हो, इधर उधर पोस्टेड हो गुवाहाटी में, तो वो नहीं। मैं सबसे लो सिटी की बात आपको बताऊंगा। तो आपको टीए मान लेता हूँ मैं ग्रुप 2 सिटी का मिल रहा है, जो आपको मिलेगा 3600 रुपये, ठीक है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं डी ऑन टीपीटी। जो आपका टीपीटी है उस पर डीए मिलेगा। तो ये कितना होता है, जो आपका टीए मिल रहा है उसका 42% मिलता है। तो मैं बताया आपको, मैं आपको ग्रुप 2 में रखा हूँ, तो इसका टीए आपका बना है 3600। तो 3600 का 42% निकालेंगे तो शायद 1,512 रुपये होंगे। तो ये हो गया दोस्तों आपका टी ऑन टीपीटी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये आपको मिलेगा। हाँ दोस्तों यहाँ क्या है कि जैसे फोर्सेज में राशन मनी जो मेस का होता है, तो उसमें आजकल कई फोर्सेज में जो हैं ऑफिसर्स को ये राशन मनी नहीं मिल रहे, कहीं में मिलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे 122-127 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। मैं आपको राशन मनी भी नहीं दे रहा हूँ, मिनिमम एकदम कटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कटा दिया। और दोस्तों आपका जो ये SCA TLA ये हार्ड एरिया का जैसे पोस्टिंग के हिसाब से होता है, टफ लोकेशन एरिया अलाउंस होता है, लोकेशन अलाउंस फिर ऐसे होता है। तो SCA और TLA, तो ये जैसे आपको अगर आप जिस रैंक में हो उसमें 5300 मिलेगा, लेकिन मैं इसको ये भी आपको नहीं दे रहा हूँ। तो मैं बस मामूली से आपको बता दिया कि आपको क्या क्या मिल रहा है। मैं आपको बताया आपका बेसिक, आपको टीए, डीए और टीए ये जोड़िए, टी ऑन डीए, ठीक है, ये जोड़िए। बाकी आपका जो ड्रेस अलाउंस, हाँ एक और आपको मिलता है जुलाई में ड्रेस अलाउंस, जो आपको मिलेगा 20,000 ड्रेस के लिए, ठीक है। तो इसको मैं अभी सैलरी में इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि साल में एक ही बार मिलता है। तो मैं मिनिमम सैलरी लूँगा, तो इसमें आपको कई वो होते हैं, आपको अलाउंसेस जो है मिलते हैं, तो उसको मैं नहीं जोड़ूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे बोला हूँ कि मैं मिनिमम बताऊंगा, तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको। तो मिनिमम आपका हो गया टोटल बेसिक 56,100, और डी आपका हो गया 23,562, और HRA हो गया आपका जेट सिटी का 5,049, और टी हो गया आपका ग्रुप 2 का 3600 रुपये, और डी ऑन टीपीटी हो गया आपका 1512 रुपये। ये टोटल मिला के आपके हो गए 89,823 रुपये। मतलब समझे दोस्त, आपका 10 लाख पर ईयर का पैकेज मिल रहा है।
हर साल। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको सैलरी अच्छी। ये तो मैं सबसे मिनिमम सैलरी बताया, मिनिमम से भी मिनिमम सैलरी बताया। अगर आपका मैक्सिमम की बात कर ले तो मैक्सिमम आपको बहुत मिल जाएगा, क्योंकि एसडीए आपका जोड़ लेंगे, टीएलए जोड़ेंगे, फिर उसका रिस्क अलाउंस, जो आप कहीं अलग जगह हार्ड एरिया में पोस्टिंग होते तो वहाँ पे अलग 25,000 ऐसे मिल जाएगा, फिर 10% इसका, फिर टीएलए 5300, तो ऐसे आपको 30-40,000 के लगभग जो है ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको कहीं दूसरी पोस्टिंग मिलती है, तो इतना मान के चलिए कि 2-3 साल में आपका 1 लाख से ऊपर ही पैसे चले जाएंगे आराम से। तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा पैकेज है आपको। ये तो नॉर्मल चीज़ है, बाकी आपको कितने सुविधाएं मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, मस्त लाइफ है यहाँ की। जो ये पोस्ट है बहुत ही अच्छी है, आपकी ड्यूटी उतनी हार्डली नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटी ऑफिस में रहना है, जैसे अन्य फोर्सेस, जैसे अन्य कैडर है, जीडी कैडर है, इसमें जो असिस्टेंट कमांडर उनकी थोड़ी ड्यूटियाँ हार्ड पड़ जाती है, लेकिन आपकी बहुत ही नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटी और मस्त ड्यूटी है। ठीक है, और हर फैसिलिटी सेम उन्हीं के साथ रहना है, तो ड्यूटी बहुत ही अच्छी है, फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। आप तो सैलरी आप देख ही रहे हैं, मिनिमम सैलरी में बताया, मैक्सिमम आप इतना समझ लीजिए कि 1,20,000 से एबव ही रहेगा हमेशा। ये तो बस मैं ऐसे बता दिया, लेकिन 1 लाख से एबव भी रहेगा आपका सैलरी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम इसके प्रमोशन की। तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपनी ये प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों इसमें प्रमोशन बहुत ही मस्त है, क्योंकि देखो जो ऑफिसर रैंक पे आते हैं उनकी डायरेक्ट उनकी प्रमोशन रोका नहीं जाता, उनकी प्रमोशन हमेशा स्मूथली चलता रहता है, अच्छी प्रमोशन है। तो आप इतना मान के चलिए, आप असिस्टेंट कमांडेंट से डीआईजी तक बनेंगे। ठीक है, डीआईजी थोड़ा सा दिक्कत ये पड़ जाता है, कम एज का लोचा पड़ जाता है। अगर आप कम एज में हैं तो आप जरूर जाएंगे, नहीं तो आपका प्रमोशन होते तो एज खत्म होगा तो रिटायरमेंट चले जाएगा। अगर कम एज में भर्ती होगा तो आप आईजी तक जाएंगे, क्योंकि इसका प्रमोशन ये मान के चलिए कि आईजी तक है। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल। तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट से 5-6 साल लग जाते हैं डिप्टी कमांडेंट बनने में, और ऐसे ही 5-6 साल लग जाते हैं ट्वाइस सेकेंड इन कमांड बनने में, तीसरी रैंक जो आती है, और उसी प्रकार 5 से 6 साल लग जाते हैं आपके कमांडेंट बनने में। फिर दोस्तों 3 से 5 साल लगते हैं आपको डीआईजी बनने में, और 3 से 5 साल ही लगते हैं आपको आईजी बनने में। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा। ठीक है, और काम कम होगा पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देख लेते हैं आपका वर्क काम क्या है। दोस्तों जैसे कि फ़ौज में जो है असिस्टेंट कमांडेंट को कंपनी कमांडर बोलते हैं। तो कंपनी कमांडर क्या होता है, एक कंपनी जो होता है उसका कमांडर होता है मेन। अब एक कंपनी में कितने लोग होते हैं, ये मान के चलिए कि एक कंपनी में 90 से 120 के लोग होते हैं। ठीक है, ये मैं जीडी का बता रहा हूँ, एक कंपनी में इतने होते हैं। तो आप क्या है, कम्युनिकेशन विंग के हैं, सिग्नल के हैं। तो एक बटालियन में जो सिग्नल के होते हैं ना, मतलब कम्युनिकेशन के, वो भी लगभग 80 से 90 होती है उनकी भी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आप समझ लीजिए एक कंपनी ही वो भी है, जो बस ये ब्रांच होती है, अलग डिपार्टमेंट होती है, लेकिन उसकी भी स्ट्रेंथ उतनी है। तो आप उनके कंपनी कमांडर हैं, उनके कमांडर हैं। ठीक है, तो आप रहेंगे सीओ ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर रहेंगे आप कम्युनिकेशन विंग के, या आप बोल सकते हैं टेली कम्युनिकेशन के, या आईटी विंग के। क्योंकि आजकल क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन विंग है ना, इसी के अंदर आईटी भी आती है, कम्युनिकेशन एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेटअप। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम। तो दोनों एक में ही होता, आप फुल इनके कमांडिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, आपका मेन काम क्या है, आपका हर मतलब क्या हो रहा है, वर्क स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपके ब्रांच में, आपके जो जवान हैं, जो एसओ हैं, उनको स्मूथली मतलब उनको छुट्टी कटवाना, हर चीज़ मतलब स्मूथली काम चलना, ये जिम्मेदारी आपकी रहती है। आपकी देख रेख में पूरा काम होता है, कौन छुट्टी गया कौन नहीं गया, इनके जितने भी वेलफेयर होते हैं सब काम आपको देखना पड़ता है। आपको फाइलिंग काम कहाँ रुक रहा है कहाँ नहीं रुक रहा, परचेजिंग सब आपको देखना पड़ता है। ये आपकी ब्रांच की हो गई। ठीक है दोस्तों, ब्रांच से रिलेटेड हो। बाकी और फोर्स से रिलेटेड आपको काम क्या करना पड़ सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको समय समय पे अगर स्ट्रेंथ नहीं है जीडी की, तो आपको और भी ड्यूटियाँ परफॉर्म करना पड़ सकती है, जैसे एडजुटेंट की ड्यूटी एंड अदर ड्यूटी, क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी, अदर भी ड्यूटी आप कर सकते हैं, आपको मिलती है बीच बीच में। ठीक है, इसके साथ साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के साथ, तो ऑफिसर है नॉर्मल है, अपना कमांड करने की ड्यूटी होती है, कहीं भी बैठो
ठीक है। तो ये होता है, तो आपकी ये कम्युनिकेशन और आईटी विंग दोनों साथ में आपको काम करने का मिलता है, आप फुल कमांडर। क्योंकि अब मैक्सिमम हर जगह जो आईटी एंड कम्युनिकेशन है वो जो कम्युनिकेशन विंग वाले वही देखते हैं। हाँ, बहुत बंदे आजकल टैलेंटेड आ रहे हैं जो जीडी कैडर के भी होते हैं, जो कम्युनिकेशन में आईटी सेल में काम कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है ये कम्युनिकेशन विंग के ही बंदे काम करते हैं। कोई भी करे काम, उससे मतलब नहीं है। काम आपका मेन काम होता है कमांड करने का। ये आप दोनों आईटी एंड सिग्नल का मतलब कम्युनिकेशन का कमांडर है, सीईओ है, ठीक है। आपका काम यही है, आप आपकी ब्रांच में, आपके डिपार्टमेंट कैसा काम स्मूथली चल रहा है वो आपकी देख रेख में होता है, हर चीज़ आपके नॉलेज में रहता है, ठीक है। कितने सेट हैं, क्या क्या नहीं, जितने भी काम होते हैं आपके ब्रांचेज में वो सब आपकी निगरानी में होता है, ठीक है। तो अच्छी ड्यूटी है, मस्त है। हमेशा आप बटालियन में रहोगे, ये नहीं कि आप बटालियन में रहो, कभी कभार इन्फेक्शन करने जा सकते हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पे अगर आप डिप्लॉय होते हैं तो एसएसबी की जो ड्यूटियाँ होती हैं नेपाल और भूटान बॉर्डर पे, नेपाल और भूटान बॉर्डर कोई हार्ड एरिया नहीं है, नॉर्मल है। तो कभी जाते हैं तो उसका भी आपको अलाउंसेस मिलता है, जो मैं बता रहा था, हार्ड अलाउंस 25,000, 26,000, 17,000, ये सब वो सब अलाउंसेस होता है। हर जगह का अलाउंसेस अलग अलग है, तो वो सब मिलते हैं। तो आप जाएंगे, इंस्पेक्शन करके आएंगे, बस यही है। बाकी आपको मैक्सिमम ड्यूटी आपका परफॉर्म करना होता है अपने बटालियन में, यूनिट में ही, ठीक है। तो आपकी भाग दौड़ की ज़िंदगी नहीं है, मस्त ज़िंदगी, लाइफ मस्त है। एसी में बैठ के अपनी ड्यूटी कीजिए, अच्छी ड्यूटी है। जो भी भाई भरना चाह रहे हैं वो ज़रूर भरें इस फॉर्म को, गोल्डन चांस है, ठीक है। क्योंकि आप जो बीटेक करके आप लोग जो जाते हैं, इतना पैकेज नहीं मिल पाता जितना पैकेज इसमें 10 लाख का मिनिमम पैकेज आपको बता दिया मैं, इतना मिलेगा। और रॉयल्टी तो अलग चीज़ है, पावर अलग चीज़ है, सब मिलता है इसमें, ठीक है। और दोस्तों, अगर आपकी रूटीन वर्क की बात करें तो रूटीन वर्क ये नाश्ता, चाय पानी खाना, ये तो रहता है। ऑफिसर मस्त राजा की तरह खाएंगे। ऑफिसर्स जो होते हैं, पूरी फैसिलिटी A1 फैसिलिटी होती है, VVIP फैसिलिटी जिसको बोलते हैं ना, वो फैसिलिटी होती है आपके ऑफिसर्स के लिए। फ़ौज में फुल रॉयल्टी रहती है, जैसे पहले राजा रहते थे ना, वैसे रहते हैं। आप आइए और फीलिंग लीजिए उसका मस्त से, ठीक है। तो खाना पीना छोड़ के, मतलब खाना होना इनको मैं हटा रहा हूँ, इनको छोड़ के इसके अलावा आपका काम यही पीटी में जाना, पीटी वीटी गेम फलन जहाँ होता है। अगर जाते हैं ऑफिसर, जाते हैं नहीं जाते हैं इनके ऊपर है ये नॉर्मली, क्योंकि वर्कलोड रहता है ऑफिशियल, भाई कमांडिंग ऑफिसर है तो रहेगा ही। तो मैक्सिमम नहीं जाते, जो नीचे लेवल के, वार्स लेवल के, सोज लेवल के, वो लोग करते हैं, ठीक है। तो आपका जाना है, रिपोर्ट लगाना है, रिपोर्ट लेना, आ जाना है वापस, यही सब है बस आपको, ठीक है। तो लेके चले आना। आपको इतना आपका ना पीटी करना है ना कुछ करना। अगर करना चाहते हैं तो बहुत लोग करते हैं अफसर, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ रखनी अच्छी बात है, तो लोग करते हैं। तो आप जा सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, हर फैसिलिटी है। देखो, ये सब सबके लिए है, बस कोई जाता कोई नहीं जाता। अब ऑफिसर आपको कौन बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। अगर आप जाओगे तो ठीक है, और नहीं जाओगे तो और भी अच्छा है। तो हमारे लिए ये सब नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप इस तरह का आपका रूटीन वर्क रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेलफेयर की। दोस्तों वेलफेयर इसमें ऑफिसर के लिए A1 वेलफेयर है, सबके लिए होता है, लेकिन ऑफिसर के लिए A1 वेलफेयर होता है। कैसे फैमिली परमिशन समझ लीजिए 100%। अगर फैमिली आप रखना चाहो तो भी, नहीं रखना चाहो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आपको भी बच्चे को पढ़ाने के लिए CA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, लीव मिलते हैं आपको, जितना एक अदर रैंक को मिलता है, सोज को मिलता है और वार्स को मिलता है, आपको भी मिलेगा, ठीक है। ये जितनी भी फैसिलिटी हैं, एक जवान एक सोज को मिलता है, उतना सब आपको भी मिलता है, ठीक है। हर चीज़, फैमिली क्वार्टर, सब कुछ मिलता है, ठीक है। और दोस्तों आपको आपके हेल्प के लिए सहायक भी मिलेगा। एक्चुअली एज़ पर रूल तो जो असिस्टेंट कमांडेंट होते हैं उनको ऑथराइज नहीं है सहायक मिलने का, लेकिन फौज में चल जाता है, अफसर को मिल ही जाते हैं 1-2 सहायक जवान मिलते हैं हेल्प के लिए। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये, जैसे आपकी वर्दी है तो जो वाशरमैन शॉप है वहाँ जाना, आपका प्रेस कराना, रख रखाव की उसका देखभाल करना, वर्दी की तैयार करना, ये सब होता है। कई चीज़, कुछ जूते वूते फट गए तो उसको सिलवाना उलवाना, ये सब बटालियन में रहते हैं, ये सब करना वरना होता है। जैसे अगर आप फैमिली रखे हो तो जैसे सब्जी वब्जी लाना हुआ तो आपका सब्जी वो लाएगा, आपके घर पे छोड़ेगा, ये सब छोटे मोटे काम रहते हैं सब्जी वब्जी। बाकी अगर आपकी फैमिली नहीं है, आप फैमिली नहीं रखे हो, तो ऐसे भी अगर आप मेस में हैं तो मेस में खा रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, लेकिन आपका वर्दी जो रख रखा है, ये सब
जो सहायक रहता है उसकी जिम्मेदारी रहती है। और अगर आप मेस फैमिली नहीं रखें और क्वार्टर में रह रहे हैं अलग से, अगर आप खाना खुद बना के खाना चाह रहे हैं तो आपके लिए उसके लिए कुक मिलेगा या खाना बनाने के लिए हेल्पर मिलेगा, वो आपका खाना वाना बनाएगा, सब्जी भी सब कुछ, तो आपकी हेल्प के लिए ये सब मिल जाता है। आपने सहायक प्रथा तो सुनी होगी ना, वही है ये सहायक प्रथा। सहायक मिलते हैं, बस ये डिपेंड करता है अपने सहायक को कौन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है। बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, गलत काम करवाते हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छे ऑफिसर रहते हैं वो ये सब नहीं करते, जिनका काम है वो भी, क्योंकि फ़ौज में जो एक जवान होता है वो भी जवान होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई नौकर किसी को नहीं मिलता, तो ये बात है। तो आपको ये सब मिलेंगी फैसिलिटी। बाकी आने जाने के लिए आपको गाड़ी मिलेगी, कहीं बाहर जा रहे हैं तो गाड़ी मिलती है। वैसे फ़ौज के लिए तो पूरी बड़ी गाड़ी मिलती है, उसमें सब फौज बैठ के जाते हैं, जवान और एसओज। लेकिन जो ऑफिसर होते हैं उनको अलग से छोटी गाड़ी मिल जाती है, वो उसमें जाते हैं, जो भी गाड़ी होती है वो मिलता है, अकेले अपना जाते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा मोमेंट होता है तो चले जाते हैं साथ में, नहीं तो मैक्सिमम को गाड़ी, मतलब फैसिलिटी A1 मिलती है। वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी की तरह रहेंगे आप। अच्छी ड्यूटीज़ हैं, मस्त है। जो असिस्टेंट कमांडेंट GD जो भर्ती होते हैं ऐसी UPSC की तरफ, उससे कई गुना अच्छा मैं मानता हूँ इसको, अच्छी वैकेंसी, क्योंकि उनको ड्यूटियाँ ज़्यादा परफॉर्म करनी पड़ती है, आपको ड्यूटियाँ उतना नहीं रहता, आपको अपनी ड्यूटी करना रहता है। सैलरी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा। हाँ, कई जगह तो टेक्निकल अलाउंसेस भी मिलते हैं कई फोर्सेस में, ठीक है, अलग से। जैसे फोर्सेस में डॉक्टरों को मिलते हैं, नर्स को मिलते हैं अलग अलग अलाउंसेस। 18,000 पर महीना नर्स को मिलती है, ऐसे डॉक्टर को 25,000 मिलता है पर महीना अलग से। तो वैसे कई फोर्स में जो ये असिस्टेंट कमांडेंट कम्युनिकेशन है उनको भी मिलता है, या और जो रहते हैं टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑपरेटर रहते हैं, हेड कांस्टेबल, SI कम्युनिकेशन, ये सब जो रहते हैं उनको भी मिलता है। वो अलग अलग फोर्सेज में अलग अलग नियम रूल हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 भागों में बटा है। सबसे पहले आपका इसमें होगा आपका रिटन, उसके बाद PST, इसमें PT नहीं है, मतलब भाग दौड़ की लाइफ नहीं है, बस PST होगा। उसके बाद मेडिकल होगा और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। इसमें क्वालिफ़िकेशन आपकी दोस्तों बीटेक डिग्री, जो बीटेक डिग्री से टेली कम्युनिकेशन की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की या इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक की होनी चाहिए, या फिर MSc होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल से या टेली कम्युनिकेशन से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर से, ठीक है। ये दोस्तों आपको होना चाहिए। और एज की बात करें तो आपको एज जो है 35 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम 18 साल में आप बीटेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप आ जाइए 18 साल, ये समझ लीजिए 18 से 35 साल के अंदर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी और दोस्तों आपका जो इसके बाद ये आपका एलिजिबिलिटी है आने के लिए। और दोस्तों इसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा रिटन, जो एक ही दिन में होगा 2 पेपर। पहला पेपर होगा जनरल, मतलब 2 घंटे का होगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क के, जिसमें जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और ये कंप्रहेंशन होगा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश हिंदी जो होता है उससे रिलेटेड होगा। बाकी मैथ होगा, रीजनिंग होगा, ठीक है। और पेपर 2 में होगा आपका 3 घंटे का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होगा जो 250 मार्क के होंगे, जिसमें टेक्निकल नॉलेज के बारे में आपका चेक किया जाएगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद आता है आपका जो इसमें क्वालिफाइड होंगे उनका फिर PST कराएगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें दोस्तों ORS अनरिजर्व, OBC और SC, इनके लिए हाइट जो है मापदंड 165 सेंटीमीटर है। और इनकी चेस्ट की बात करें तो 81 से 86 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, ठीक है। 81 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के 86 कम से कम होना चाहिए। और फीमेल की हाइट की बात करें तो 160, इनका चेस्ट नहीं लिया जाता, ठीक। और दोस्तों अगर हिलीज एरिया की बात करें तो इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनका 160 होना चाहिए और चेस्ट 79 से 84 होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट का 152। और अगर ST कैंडिडेट की बात कर ले तो उनका 157.5 होना चाहिए हाइट मेल कैंडिडेट का, और चेस्ट 77 से 82 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। और फीमेल की बात कर ले तो 149.5 होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का। और दोस्तों PST में वेट भी नापा जाता है। आपका वेट का मेजरमेंट जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अलग अलग वेट आपका बीमारी नापा जाता है, नॉर्मल होना चाहिए, फैटी नहीं होना चाहिए, ना अंडर वेट होना चाहिए,
तो उसका कई वो है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ, फिजिकल के समय आपको ये वेट ज़्यादा है तो नहीं छाटेंगे, आपको निकालेंगे मेडिकल में। अगर मेडिकल में आपका वेट कम है या ज़्यादा तो आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो वेट का उतना टेंशन नहीं, वेट जब आप निकाल लेंगे मेडिकल समय आएगा उस समय आप वेट लूज़ कर लीजिएगा अगर अधिक है तो। फिर दोस्तों जो PhD पास हो गए उनका होगा मेडिकल। तो दोस्तों मेडिकल में ख़ास बात यह है कि आपकी आँख मेन देखा जाएगा। जो आपकी आँख है विथ और विदाउट ग्लास, मतलब चश्मे के साथ या बिना चश्मे का कम से कम आपका 6/6 से 6/9 के बीच में होना चाहिए डिस्टेंस विज़न। और नियर विज़न जो है J1 होना चाहिए, J1 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे कई टैटो वैटो के बारे में जो नहीं बनाया तो ही बेटर है, छोटा रहना चाहिए, ठीक। ये सबसे मेन खास बात है। और दोस्तों उसके बाद जो बंदा ये रिटन PhD और मेडिकल में पास हो गया उनको बुलाया जाए डॉक्यूमेंटेशन ऑन इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों आपका सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो इंटरव्यू होता है वो 150 मार्क का होगा, जिसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों इन सब में जो पास हो गए उसके बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा और आप जितना जल्दी हो सके जो भरना चाह रहा है इस फॉर्म को वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। मस्त लाइफ स्टाइल, मस्त ये वैकेंसीज़ है, अच्छी रैंक है, अच्छी क्या बहुत अच्छी रैंक है, सब कुछ अच्छे हैं इसमें, सैलरी रहन सहन सब कुछ अच्छी, हार्ड ड्यूटी भी नहीं, मस्त है। तो वो भरें इसको। और अगर किसी को और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उनको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और तो और दोस्तों अब मैंने व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है, उस पर भी जाके मुझे फॉलो कर लें, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसे आपको बताऊँगा। जय हिंद दोस्तों।